हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 9 अक्टूबर 2025 थर्सडे। तो आज जो हम द हिंदू में इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं उसमें पॉलिटी IR की न्यूज़ रहती है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर किया जाता है। तो देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। उससे पहले देख लेते हैं जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? तो इसका जो आंसर है सही, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय पर दिया था। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। WHO सीक्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम इंडिया और इफ कफ सिरप हैज़ बीन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़। WHO ने भारत से मांग की है कि वे क्या उसने जो मतलब बाहर की कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, क्या उसमें भी जो कफ सिरप है वहाँ पर उसका एक्सपोज किया था कि नहीं। क्योंकि जो WHO है उसके द्वारा भारत से कफ सिरप कॉलड्रिफ के निर्यात पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है, क्योंकि जो DEG प्रदूषण से बच्चों की मौतें हो रही हैं सिरप के द्वारा। क्या है ये खबर, देखते हैं इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो 17 से लेकर 22 बच्चों की जो मौत हुई है उसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे, उनकी मौत का जो कारण बने प्रदूषित कफ सिरप कॉलड्रिफ का अन्य देशों में निर्यात हुआ था या फिर नहीं। क्योंकि ये जो सिरप है वो डाईएथिलीन ग्लाइकोल DEG डाईएथिलीन ग्लाइकोल नामक विषैले यौगिक से दूषित पाया गया है, जो किडनी फेलियर और मौत का कारण बनता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने राष्ट्रीय स्तर पर अलर्ट जारी किया है और तमिलनाडु की सेशन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जांच के दायरे में है। खबर की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जो DEG प्रदूषण है उसका ऐतिहासिक संदर्भ में DEG एक औद्योगिक सॉल्वेंट है जो ग्लिसरीन में मिलाकर लागत कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह विषाक्त है और किडनी क्षति, लीवर फेलियर का कारण बनता है। पहले के जो मामले हैं इसमें 2022 में गाम्बिया कांड हुआ था, उसमें भारत के सिरपों से 70 से भी ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद WHO ने ग्लोबल मेडिसिन अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा भारत में 2019 से 20 में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में DEG से मौतें हुई थी और 2023 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में इसका संशोधन भी किया गया था। इस मामले में कॉलड्रिफ क्लोरेफेनिरामिन मेलेट फेनिलेफ्रीन पैरासीटामोल युक्त इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान में वितरित हुआ। 18 दिसंबर 2023 के CDSCO आदेश के बावजूद कच्चे माल का परीक्षण नहीं हुआ था, क्योंकि 2023 में CDSCO ने आदेश दिया था कि जो कच्चा माल है उसका परीक्षण किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कच्चे माल का परीक्षण नहीं किया गया था। इस वजह से जो है ये घटना देखने को मिली है। घटना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो मौतें और प्रभावित क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में 17 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और राजस्थान में 5। इसके क्या लक्षण है, एक तो सर्दी होती है, खांसी होती है, दाने, उल्टी, किडनी फेलियर, ये सारे मामले पेश में आते हैं। और उसके अलावा 4 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निषिद्ध है। निर्माता और जाँच की बात करें तो सेशन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु ने निर्माण किया है और CDSCO ने बाजार से रिकॉल और धारा 18 ड्रग्स एक्ट 1940 के तहत कार्रवाई शुरू की है। अन्य 2 ब्रांड भी प्रतिबंधित हैं इससे अलग। और WHO की भूमिका की बात करें तो 8 अक्टूबर 2025 को अलर्ट जारी किया था, जिसमें कि निर्यात डेटा मांगा गया था। यदि निर्यात हुआ तो वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी जो है वो सिरप अगर भारत से अलग देश में जाती है तो फिर अगर वहाँ पर इस तरह से मौत होंगी तो ये काफ़ी बड़ा जोखिम हो सकता है भारत के लिए। नियामक ढांचे की बात करें तो 1940 का ड्रग्स एक्ट धारा 27 नकली दवा साझा के लिए है और जब इसमें 2023 संशोधन से कड़े नियम बनाए गए थे। भारत की प्रतिक्रिया और जांच की बात करें तो केंद्रीय कार्रवाई इसमें की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जांच और रिकॉल का आदेश दिया है और CDSCO ने 3 सिरपों की पहचान की है और WHO को इसके लिए सूचित किया गया है।
राज्य स्तर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा जो सैंपल हैं वो राजस्थान में वितरकों पर FIR की गई है और कंपनी प्रबंधन पर भी कार्रवाई की गई है कि कंपनी को एक तरीके से प्रबंधन उसका किया जाए। वैश्विक समन्वय की बात करें तो WHO के साथ सहयोग का वादा है और निर्यात डेटा जो है उसकी भी जांच जारी है। यह भारत की वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा IHR 2005 प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो स्वास्थ्य प्रभाव में 22 से भी ज़्यादा जो है वो मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों जो है लोग प्रभावित हुए हैं। दीर्घकालिक किडनी रोग का जोखिम है इससे। आर्थिक स्वास्थ्य की बात करें तो फार्मा उद्योग 3% वैश्विक निर्यात $25 अरब की छवि प्रभावित करता है और छोटे निर्माताओं पर भी इसका दबाव है। वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो निर्यात पर प्रतिबंध का खतरा बना हुआ है और US FDA और EU इसके अंडर में आते हैं। चुनौतियां और सुझाव क्या हो सकते हैं इसके, यानी कि जो नियामक खाई है, कच्चे माल परीक्षण में चूक अगर हो जाती है तो छोटी इकाइयों में संसाधन की कमी भी हो जाती है। निगरानी की जा सकती है, यानी कि इसकी जो है वो निगरानी की जा सकती है और इसमें आयातित ग्लिसरीन जांच जो है वो क्योंकि कमज़ोर है और डिजिटल ट्रैकिंग इसके लिए ज़रूरी है। सुझाव की बात करें तो AI परीक्षण इसमें किया जा सकता है। सख्त GMP WHO संयुक्त निरीक्षण और 2023 ड्रग बिल लागू इसमें किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं इस खबर के निष्कर्ष की तो WHO ने भारत से कफ सिरप कोलड्रिफ के निर्यात पर स्पष्टीकरण मांगा है जो DEG प्रदूषण से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 22 बच्चों की मौत का कारण बना है। सेशन फार्मास्यूटिकल्स पर जांच चल रही है और CDSCO ने रिकॉल का आदेश दिया है। यह फार्मा उद्योग की छवि और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, जिसके लिए मजबूत नियामक सुधार जरूरी हैं। अब हम देखते हैं आज की दूसरी खबर के बारे में, जो कि भारत UK मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के, यानी कि FTA है। FTA पर यह खबर है। इसका विकास का प्रक्षेपण वाहन के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि और यात्रा के संदर्भ में बात करें तो समझौते का जो हस्ताक्षर है भारत और UK ने जुलाई 2025 में लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान FTA पर हस्ताक्षर किए। यह 3 वर्षों की रुक कर चली वार्ताओं का परिणाम है जो मई 2025 में तेज हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई और वैश्विक टैरिफ अस्थिरता ने दोनों पक्षों को वार्ता तेज करने के लिए प्रेरित भी किया था। स्ट्रामर की यात्रा के बारे में बात करें तो स्ट्रामर 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई पहुंचे थे और 2 दिवसीय यात्रा पर उनके साथ 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हैं, जिसमें व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। प्रमुख कंपनियां जो कि BP तेल, रोल्स रॉय इंजन, BT टेलीकॉम, ये सारी जो है इसके अंतर्गत कंपनियां शामिल हैं और साथ ही यात्रा का मुख्य उद्देश्य है FTA का मानवीय रूप में जितनी जल्दी संभव हो क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो एक तरीके से मानव रूप से जितनी जल्दी संभव है FTA पर ये इसका उद्देश्य है। पहला दिन मुंबई में व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की और दूसरे दिन में 9 अक्टूबर मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की। इसके अलावा स्टारमर ने प्रतिनिधिमंडल से कहा यह समझौता बड़ी संभावनाएं प्रदान करता है और भी जो है इसमें बातें की गई और अवसर पहले से ही खुल रहे हैं। हमारा काम आपको अवसरों का लाभ उठाने में आसान बनाना है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ब्रेक्सिट 2016 के बाद UK ने इंडो पैसिफिक टिल्ट नीति अपनाई, जिसमें कि भारत प्रमुख साझेदार है। भारत UK का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जहां 1000 से भी ज़्यादा भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं और लाखों नौकरियां प्रदान करती हैं। समझौता पोस्ट ब्रेक्सिट UK का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। भारत विश्व की 5वीं और UK छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। समझौते की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो टैरिफ में जो है वो कटौती हुई है, यानी कि जो UK है उसने अपनी 99.1% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री पहुंच प्रदान करेगा, जो कि तत्काल प्रभावी होगा। दोनों पक्ष वस्त्र, व्हिस्की, कार, कॉस्मेटिक्स, चिकित्सा उपकरणों आदि पर टैरिफ घटाएंगे। इससे क्या होगा कि जो व्यापार है वो तेज होगा और सस्ता होगा। भारत स्कॉच, व्हिस्की, कारों आदि पर टैरिफ कम करेगा, जबकि UK भारतीय वस्त्र, रत्न, आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स पर जो है वो टैरिफ कम करेगा।
बाजार पहुंच की बात करें तो व्यापारिक पहुंच बढ़ाने के लिए सेवाओं और निवेश पर फोकस किया जा रहा है और समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य इसमें रखता है। 2040 तक अतिरिक्त 25.5 अरब पाउंड 34 अरब डॉलर व्यापार वृद्धि का अनुमान है। सरकार इसे फ्लोर नॉट सीलिंग मानती है। महत्वाकांक्षा की न्यूनतम सीमा जो है इसकी है। क्रियान्वयन अमेरिका की बात करें तो दोनों पक्ष अगले वर्ष तक समझौते की पुष्टि और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखते हैं और स्टारमर ने अपनी टीम से जितनी जल्दी संभव हो सके क्रियान्वयन करने को कहा है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो निवेश और रोजगार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टारमर की यात्रा के दौरान 64 भारतीय कंपनियां यूके में 1.3 अरब पाउंड यानी 1 अरब पाउंड से अधिक निवेश करेगी, जिससे यूके में 6,900 नई नौकरियां सृजित होंगी। हर क्षेत्र में ये वितरित होगी, जो नौकरियां हर क्षेत्र में वितरित होंगी और ये निवेश इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक्स, सेमीकंडक्टर, कृषि नवाचार, एआई, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी, डिजिटल डोमेन, जियो स्पेशल टेक, गेमिंग, वाटर रीयूज, सोलर डिसैलिनेशन, नेट ज़ीरो, किचन सॉल्यूशंस, ऑटोमेशन, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, इंटरप्राइज वेब, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एडटेक, ग्रोथ क्रेडिट इन्वेस्टिंग, मीडिया प्रोडक्शन, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, इंडस्ट्रियल किचन्स, परफ्यूमरी। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, सेल्स कोर्स सॉल्यूशंस, फार्मास्यूटिकल्स, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगली बेस्ट बायो रिएक्टिव। इसके अलावा मॉड्यूल्स, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कनेक्टेड व्हीकल डेटा प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहेबिलिटेशन एंड ऑर्थोपेडिक सॉल्यूशन, एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, साइबर सिक्योरिटी, वेरेबल डायग्नोस्टिक, डिजिटल कॉमर्स, एथनिक वेयर, डिजिटल इफेक्ट्स एंड एथिमेशंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मल्टीडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग सर्विसेज आदि क्षेत्रों में होंगे। यानी कि इतने सारे जो क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों में इसका जो है वो एक तरीके से प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। रोजगार इतने सारे क्षेत्रों में इससे आ जाएगा। अब इतने सारे रोजगार देने से भारत के लिए क्या लाभ होने वाला है। भारतीय निर्यात में वृद्धि होगी और वस्त्र, फार्मा, आईटी, एफडीआई बढ़ जाएगा और मुंबई को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने में समर्थन इससे मिलेगा। जबकि और यूके की जो जीडीपी है उसमें 4.8 अरब पाउंड वार्षिक वृद्धि का भी अनुमान लगाया जा रहा है। अब इसकी क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं। कृषि, डेयरी पर संरक्षणवाद बरकरार, घरेलू उद्योगों पर दबाव होगा और वार्ताओं में वैश्विक टैरिफ युद्ध, ट्रंप का प्रभाव एक बाधा पहले से ही बना हुआ है। रणनीतिक आयाम की बात करें तो व्यापक रणनीतिक साझेदारी। मोदी स्टारमर वार्ता में व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर फोकस। यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जुलाई 2024 लॉन्च के तहत 28 निवेश, एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक में यह टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, बायोटेक, सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ाएगा। यानी कि इतने सारे जो क्षेत्र हैं इसमें अपना रणनीतिक रूप से साझेदारी होगी। और भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो जो क्वाड है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं, इसमें यूके की भागीदारी मजबूत हो जाएगी और चीन के विस्तार को संतुलित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल के माध्यम से वैश्विक मंचों जिसमें G20 का पर भी समर्थन मिलेगा। इसके अलावा अन्य चर्चा और मुद्दों की बात करें तो क्षेत्रीय चिंता इससे बनेगी। जो भारतीय पक्ष ने ब्रिटिश धरती से प्रो खालिस्तान तत्वों की गतिविधियों पर चिंता जताई है और विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की प्रत्यार्पण की मांग की है। यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व तनाव पर भी चर्चा की गई है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, वैक्सीन सहयोग, शिक्षा में छात्र वीज़ा आसानी और फिनटेक, डिफेंस टेक और स्टॉक व्हिस्की निर्यात पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा जो प्रमुख उदाहरण हैं जिसमें कि कीर स्टारमर आता है,
इसमें कीर स्टारमर का कहना है कि हमने जुलाई में भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता हस्ताक्षरित किया, किसी भी देश द्वारा प्राप्त सर्वश्रेष्ठ। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। यह कागज का टुकड़ा नहीं, विकास का प्रक्षेपण वाहन है। भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और उनके साथ व्यापार तेज और सस्ता होने में ऐसे अवसर अभूतपूर्व हैं। ये निवेश यूके की वैश्विक स्थिति और आर्थिक क्षमता का मजबूत समर्थन है। हमारा प्लान फॉर चेंज वास्तविक परिणाम दे रहा है। इसके अलावा जो पीटर काइल बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी है, इसमें भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उनका अरबों पाउंड निवेश एआई, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा करेगा। इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी नेताओं के उद्धरण में टीवीएस मोटर्स के सुदर्शन वेणु, टीवीएस का यूके से लंबा संबंध है और नॉर्टन मोटरसाइकिल्स वैश्विक विस्तार की नई अध्याय इसमें खोलेगी। अन्य कंपनियां जैसे कि मोटेक, अल्कोर, नियो सेल्टिक ने समझौते को नवाचार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इसके अलावा अगर हम इसके महत्व की बात करें तो यह समझौता आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। इसके अंदर क्या चुनौतियां आने वाली हैं, तो WTO नियमों, MFN सिद्धांत का अनुपालन होगा और क्षेत्रीय समझौतों RCEP से इसकी तुलना की जा सकती है। हम देखें इसके क्वेश्चंस के मतलब इससे रिलेटेड किस तरह से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और इनकी 2018 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित देशों पर विचार करें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, USA। इनमें से उपयुक्त में कौन सा एशियन के मुक्त व्यापार साझेदार है, तो इसका आंसर जो है वो C है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जापान इसके जो है वो इसका आंसर होगा, यानी कि C ऑप्शन इसका सही है। अगला देखें तो 2021 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि ब्रेक्सिट का क्या अर्थ है, तो यूके का यूरोपीय संघ से अलग होना ये इसका अर्थ है, तो इसका आंसर होगा A। अब हम देखते हैं अगली न्यूज़ को। भारत द्वारा अफ्रीका और द्वीपीय राष्ट्रों में सौर पंप योजना को बढ़ावा मिला है और PM कुसुम का वैश्विक विस्तार किया गया है। इसके परिचय की बात करें तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री MNRE प्रहलाद जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA की 8वीं सभा के उद्घाटन पूर्व आयोजन कर्टेन रेजर में घोषणा की कि भारत अपनी प्रमुख सौर ऊर्जा योजना PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान को अफ्रीका और द्वीपीय राष्ट्रों में बढ़ावा देगा। यह घोषणा ISA प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई, जो भारत की सौर ऊर्जा सफलता को विकासशील देशों तक पहुंचाने का प्रयास है। योजना का जो उद्देश्य है वो कृषि में सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जिसमें किसान स्वामित्व वाली भूमि पर 100 गीगावाट GW और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है और 14 लाख और पंप लगाना और 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसके अंतर्गत शामिल है। PM कुसुम योजना की जो पृष्ठभूमि की बात करें तो PM कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू की गई थी, जिसका कुल बजट 34,000 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, डीजल आधारित सिंचाई को कम करना और गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता को 40% तक बढ़ाना है। 2030 तक INDC लक्ष्य योजना 3 घटकों में विभाजित है। पहला जो घटक है, इसमें घटक A किसान स्वामित्व वाली भूमि पर 10 GW छोटे और संयंत्र स्थापित करना, घटक B में 14 लाख ऑफ ग्रिड और पंपों का समर्थन करना और घटक C में 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इसके अलावा यह योजना जो है वो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह सौर उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। 2022 तक 30.8 GW और सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य था, जो चूक गया है। अब नया लक्ष्य मार्च 2026 तक 34.8 GW है। योजना की सफलता से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना वाला देश बन गया है और सौर मॉड्यूल निर्माण में चीन के बाद दूसरा है। योजना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो
योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सब्सिडी संरचना में सामान्य क्षेत्रों में केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA 30%, राज्य सरकार सब्सिडी 30%, शेष 40% किसान द्वारा बैंक ऋण या किस्तों में। उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें कि उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वो सारे आ जाएंगे, और पहाड़ी क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों, द्वीपों में CFA 50%, राज्य सब्सिडी 30%, शेष 20% किसानों द्वारा। ये सारा जो है इसके अंतर्गत इस संरचना की गई है, यानी कि यहाँ तक ये जो सब्सिडी है वो पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा आय वृद्धि की बात करें तो किसान अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है। पर्यावरणीय लाभ क्या होगा? डीजल पंपों की जगह सौर पंपों से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जल संरक्षण कुशल सिंचाई से हो सकेगी। इसके अलावा जो लागत है इसमें सौर संयंत्र की लागत 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट, लेकिन सब्सिडी से किसानों के लिए ये सस्ता हो सकता है। प्रगति और लक्ष्य की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक की स्थिति में अगर हम देखें तो स्टैंड अलोन सौर पंप 17.5 लाख का लक्ष्य है। इसमें 70% स्थापित हो चुके हैं। लगभग 12.25 लाख जो है वो अब तक इसका कार्य हो चुका है। और विकेंद्रीकृत ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र केवल 6% जो है वो पूर्ण हुए हैं, और ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र 16 से 25% जो है वो पूरे हो चुके हैं। कुल मिलाकर योजना 30% लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है, जो 2026 की समय सीमा के लिए चुनौतीपूर्ण है। हाल के अपडेट की बात करें तो सितंबर 2025 में GST कटौती से सौर पंप सस्ते हुए हैं, और इंडिका पावर जैसी कंपनियों ने इस नए प्रोजेक्ट को शुरू किए हैं। अफ्रीका और द्वीपीय राष्ट्रों में विस्तार की बात करें तो ISA के माध्यम से ISA जिसके अध्यक्ष प्रहलाद जोशी हैं, PM कुसुम को अफ्रीका और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों SIDS ने दोहराएगा। यह ISA की 8वीं सभा 27 से 30 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा इसके कारण की बात करें तो अफ्रीका में केवल 4% कृषि योग्य भूमि सिंचित है, जबकि वैश्विक औसत 7% है, और इससे अफ्रीका $400 अरब का खाद्य आयात करता है। सौर पंप सिंचाई बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। द्वीपीय राष्ट्रों में कनेक्टिविटी समस्या के कारण ऑफ ग्रिड और समाधान उपयुक्त हैं। इसके अलावा अन्य पहलों की बात करें तो अन्य पहल जो की गई हैं वो PM सूर्य घर यानी कि रूफ टॉप सौर को भी प्रदर्शित किया जाएगा, और ISA छोटे अर्थव्यवस्थाओं की मांग एकत्रित कर सस्ती खरीद सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा आर्थिक, पर्यावरण और रणनीतिक महत्व की बात करें तो आर्थिक महत्व में किसानों की आय दुगनी होगी, अतिरिक्त बिजली बिक्री, कृषि लागत में कमी आएगी, डिजिटल बचत होगी, अफ्रीका में खाद्य का आयात कम हो जाएगा और आर्थिक विकास बढ़ेगा। भारत के लिए निर्यात अवसर होंगे जैसे कि सौर उपकरण इसके अंतर्गत होंगे। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन से जो है वो लड़ाई हो सकेगी, और भारत का 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है, जिसमें वर्तमान 200 से ज़्यादा जो GW इससे जुड़ा हुआ है। रणनीति की बात करें तो ISA 121 सदस्य देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके मध्य से भारत की लीडरशिप मजबूत होगी और दक्षिण सहयोग बढ़ेगा, और चीन के प्रभाव को संतुलित इससे कर पाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके का कार्य होता है तो चुनौतियाँ तो अवश्य ही आती हैं। तो कार्यान्वयन की चुनौतियाँ आएगी, जिसमें कि लक्ष्य चूकना, राज्य स्तर पर समन्वय की कमी, किसानों की जागरूकता में कमी, ये इसके चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा वित्तीय चुनौतियों की बात करें तो छोटे किसानों के लिए 20 से 40% योगदान बोझिल होगा, और किस्त विकल्प की आवश्यकता जो है वो लोगों को पड़ेगी, जो किसान हैं उनको। इसके अलावा तकनीकी चुनौतियों की बात करें तो रखरखाव, ग्रिड एकीकरण की समस्या, अफ्रीका में लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण की चुनौती है। इसके अलावा जो नीतिगत चुनौतियां आएंगी वो GST कटौती सकारात्मक होगी, लेकिन आयात निर्भरता चीन से मॉड्यूल पर एक मुद्दा जो है वो इसका बन जाएगा। इसके अलावा निष्कर्ष की बात करें तो अब हम देखते हैं निष्कर्ष के बारे में। भारत ने PM कुसुम योजना को अफ्रीका और द्वीपीय राष्ट्रों में बढ़ावा देने की घोषणा की है, जो ISA के माध्यम से सौर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा।
34,000 करोड़ रुपए की इस योजना में 100 GW सौर क्षमता और 14 लाख सौर पंपों का लक्ष्य है, जो 2026 तक पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। यह भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति और नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व को दर्शाता है, लेकिन कार्यान्वयन और वित्तीय बाधाओं से निपटना होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है? पहला जो ऑप्शन है इसका वो है हड़प्पा सभ्यता में नियोजित नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली का उन्नत रूप देखा जाता है। इसके अलावा जो बी ऑप्शन है वो है हड़प्पा सभ्यता के लोग लौह धातु का उपयोग करते थे। और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोथल था। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनकी इसमें ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ए में केवल एक होगा, एक और तीन होंगे, दो और तीन होंगे, या फिर एक, दो और तीन तीनों होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।